रिस्क असेसमेंट। मैं आपको समझा रहा हूं, सारा ये करना आपको बुक में से है। हाँ, आज की क्लास की वर्किंग एलएमएस पर आएगी। हैदराबाद मैंने सोचा था कि उसमें फ्लेक्सिबिलिटी आएगी, बट आई नहीं। हम एज सच बिल्कुल सेम चल रहे हैं, फॉलो हो पा रहा है वो शेड्यूल। मैं देख रहा था कि पहले कुछ क्लासेस में कि वो शेड्यूल में कोई चेंज आएगा क्या, बट नहीं, चल रहा है वो शेड्यूल। अच्छा, अब देखो ऑडिट रिस्क की बात करते हैं। ऑडिट रिस्क से हमारा मतलब क्या होता है? ये वो रिस्क है दैट ऑडिटर मे एक्सप्रेस एन इनअप्रोप्रिएट ओपिनियन, गलत ओपिनियन दे दे। कब? व्हेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर materially misstatement। जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट में सिग्निफिकेंट गलतियां हैं, सिग्निफिकेंट गलतियां, और ऑडिटर क्लीन चिट दे दे कंपनी को, तो उसका रिस्क अराइज हो चुका है। ये रिस्क के प्राइमरीली दो कंपोनेंट हैं। कौन कौन से हैं वो दो कंपोनेंट? एक तो होता है रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, और दूसरा होता है डिटेक्शन रिस्क। रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट के अगेन दो कंपोनेंट जो आज आपके साथ डिस्कस किए थे मैंने। एक इनहेरेंट रिस्क है और दूसरा कंट्रोल रिस्क है। नाउ द मेन थिंग इज, क्या इन दोनों रिस्क को अलग अलग इवैल्यूएट किया जा सकता है? बताएं, क्या इन दोनों रिस्क को अलग अलग इवैल्यूएट किया जा सकता है? ये रिस्क किस प्रिजम्पशन पर चलता है? नो इंटरनल कंट्रोल। ये रिस्क किस प्रिजम्पशन पर चलता है? इनइफेक्टिव इंटरनल कंट्रोल। और दोनों की दोनों चीजें मैनेजमेंट के ही कंट्रोल में होती हैं। सो these two risks generally cannot be evaluated separately, hence they are assessed as RMM। कंबाइंड असेसमेंट कर लेते हैं हम इनकी, कंबाइंड असेसमेंट। तो हमारा जो ये रिस्क है, ऑडिट रिस्क पूरा, ये इन तीनों कंपोनेंट से मिल करके बनता है। इनहेरेंट रिस्क से, कंट्रोल रिस्क से और डिटेक्शन रिस्क से। इंटरनल कंट्रोल नहीं है कुछ एरिया में, कुछ एरिया में इंटरनल कंट्रोल वीक है और कुछ एरिया में मैंने भी सैंपलिंग कर दी। बताओ, क्या मेरा रिस्क मल्टीप्लाई होता चला जाएगा या नहीं होता चला जाएगा? कुछ एरिया में कंट्रोल नहीं है, कुछ एरिया में कंट्रोल वीक है, कुछ एरिया में मैंने भी सैंपलिंग कर दी। वैसे ये कोई परसेंटेज कंप्यूट नहीं होती, बट जब हम इसकी ओवरऑल ऑडिट रिस्क की बात करते हैं
तो इसके फंक्शन को एक्सप्लेन करने के लिए हम कह देते हैं कि ऑडिट रिस्क इज ए फंक्शन ऑफ 3 काइंड ऑफ रिस्क। ये सारी बातें क्या आप मुझे बता सकते हैं आपने कहां पर पढ़ रखी हैं? आईपीसीसी में। यस पटना, बिल्कुल सही। ये सारी बातें आपने कौन से स्टैंडर्ड में पढ़ी थी? आईपीसीसी में। चैप्टर 4 में तो था इंटरनल कंट्रोल में, बट स्टैंडर्ड का नाम बताओ। ये सब बताया गया था एसए 200 के अंदर। एसए 200 के अंदर। नाउ अब मैं आपको इनके बीच की एक रिलेशनशिप बनवाता हूं। ये रिलेशनशिप बना लेना आप। यदि हम अपने सारे रिस्क को कंबाइंड में लेना चाहें, 4x4 का एक मैट्रिक्स बनाओ। ऐसे इनहेरेंट रिस्क, ये लाइन मत ड्रॉ करना, कंट्रोल रिस्क। फोर बाय फोर का बनाना था, ये नीचे वाला फालतू बन गया, छोड़ दो। हाई मीडियम लो, हाई मीडियम लो। नो, अब एक चीज बताओ, यदि इनहेरेंट रिस्क भी हाई है और कंट्रोल रिस्क भी हाई है, आरएमएम क्या होगा? इनहेरेंट रिस्क भी हाई है, कंट्रोल रिस्क भी हाई है, आरएमएम क्या होगा? हाईएस्ट आरएमएम। हाईएस्ट। आईआर मीडियम है, सीआर मीडियम है, इनहेरेंट रिस्क भी मीडियम है, कंट्रोल रिस्क भी मीडियम है, तो आरएमएम भी क्या होगा? आरएमएम क्या होगा? बताओ, मीडियम या हाई? इनहेरेंट रिस्क मीडियम, कंट्रोल रिस्क मीडियम। इनहेरेंट रिस्क मीडियम, कंट्रोल रिस्क मीडियम, दोनों मीडियम है तो मीडियम। मीडियम आरएमएम। इनहेरेंट रिस्क लो है, कंट्रोल रिस्क भी लो है। इनहेरेंट रिस्क लो है, कंट्रोल रिस्क भी लो है, तो आरएमएम क्या होगा? लोएस्ट। लोएस्ट आरएमएम। अब जरा एक चीज देखते हैं, ये
हाई है कंट्रोल रिस्क, इनहेरेंट रिस्क मीडियम है, एक रिस्क मीडियम है, एक रिस्क हाई है। तो मुझे बताओ RMM क्या होगा? RMM एक मीडियम लेवल पर है और एक हाई लेवल पर है, एक हाई है एक मीडियम है, यह हायर होगा, मॉडरेट नहीं होगा, हायर होगा, हाईएस्ट से थोड़ा सा नीचे। एक लो है एक हाई है, एक रिस्क लो है दूसरा रिस्क हाई है, तो RMM क्या होगा? एक बिल्कुल लोअर लेवल पर है, एक बिल्कुल हायर लेवल पर है, बताओ। यस, मीडियम पर होगा, मीडियम RMM। अच्छा, फिर बात आ गई एक हाई पर एक मीडियम पर, एक हाई एक मीडियम। सिंपल मैथ है सहारनपुर, कह रहे हैं क्यों? हाईएस्ट और लोएस्ट मिलकर क्या बनाते हैं? एवरेज। और जब एक चीज हाई चल रही है और दूसरी मीडियम है, लोअर नहीं है, तो क्या ये मीडियम हो सकती है? अच्छा, इसका जवाब भी दे दिया बच्चों ने, वेरी गुड। अब शायद आप मुझे आगे के सारे जवाब दे दोगे। एक मीडियम एक लो, एक मीडियम एक लो, बोलो जरा, एक मीडियम एक लो, इसका क्या होगा? लोअर, वेरी गुड, लोएस्ट नहीं, लोअर। एक हाई एक लो, मीडियम। एक मीडियम एक लो, लोअर। नाउ अब इसमें मुझे बात करनी है डिटेक्शन रिस्क की। ऑडिटर अपनी पहली असेसमेंट कर लेता है किस चीज की? RMM की असेसमेंट कर ली ऑडिटर ने, RMM की। डिटेक्शन रिस्क उसके हाथ में है। ऑडिटर अपना डिटेक्शन रिस्क इस तरीके से मैनेज करता है कि उसका ओवरऑल रिस्क कहां पहुंच जाए? उसका ओवरऑल रिस्क कहां पर पहुंच जाए? एक एप्रोप्रिएट लो लेवल के ऊपर, एप्रोप्रिएट लेवल के ऊपर। अब इस सिचुएशन में मुझे एक एक करके बताओ, जब रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट बहुत हाई है, बिल्कुल हाईएस्ट चल रहा है, ऑडिटर सैंपल साइज इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा? ऑडिटर अपना सैंपल साइज इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा? जवाब आया आप लोगों का इंक्रीज करेगा। तो बताओ, उज्जैन, अहमदनगर, कोटा, फतेहाबाद, माल रोड, वाशी, जमशेदपुर, यदि मैं सैंपल साइज इंक्रीज कर देता हूं तो बताओ मेरा डिटेक्शन रिस्क कहां पर होगा? लोएस्ट पर या लोअर पर या मीडियम पर, हायर पर या हाईएस्ट पर? 5 चीजें हैं मेरे पास। एक हाईएस्ट बिल्कुल टॉप, एक हायर, एक है मीडियम, एक है लोअर और एक है लोएस्ट। 5 लेवल है। डिटेक्शन रिस्क कौन से लेवल पर होगा? यहां पर लोएस्ट लेवल पर, लोएस्ट लेवल पर।
जब हायर आरएमएम है, कुछ जगह पर इनहेरेंट रिस्क मीडियम पर चला गया, तो कंपैरेटिवली मैं अपने सैंपल साइज में थोड़ा सा, बहुत थोड़ा सा रिलैक्सेशन करूंगा। रिजल्ट, मेरा डिटेक्शन रिस्क कहां पर जाएगा? वेरी गुड, हायर के साथ लोअर। तुक्के लगा रहे हो बट वो ठीक होंगे। लोअर डिटेक्शन रिस्क। जब आरएमएम मीडियम पर होगा तो मैं भी अपने सैंपल्स को एप्रोप्रिएटली एवरेज साइज पर ले आऊंगा, तो मेरा डिटेक्शन रिस्क कहां चला जाएगा? सबका एक ही जवाब आना है, मुझे पता है, मीडियम पर, मीडियम डिटेक्शन रिस्क पर। तो आगे की टेबल भर लोगे? आगे की टेबल भर लोगे? हां, भर लेंगे। लोअर डिटेक्शन रिस्क, मीडियम डिटेक्शन रिस्क, हायर डिटेक्शन रिस्क, मीडियम डिटेक्शन रिस्क, हायर डिटेक्शन रिस्क, हाईएस्ट डिटेक्शन रिस्क। इसमें जनरली जो हमें देखने को मिलता है, ये सबसे मोस्ट कॉमन पोजीशन हमें मिलती है। मीडियम 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 वाली। हां जी, हां सी, बिल्कुल इनवर्स रिलेशन है। पढ़ते हो ना, 2 नंबर के क्वेश्चन में आता था कि व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द आरएमएम एंड द डिटेक्शन रिस्क। तो रिलेशनशिप बिटवीन आरएमएम एंड डिटेक्शन रिस्क इज इनवर्स रिलेशनशिप। इनवर्स रिलेशनशिप। सो हमने क्या किया, एक तरफ इनहेरेंट रिस्क लिया वाशी, एक तरफ कंट्रोल रिस्क लिया, अलग अलग सेंसिटिविटी के साथ लिया। हाई हाई, दोनों ही हाई है ना, इंटरनल कंट्रोल है और जहां है वहां इफेक्टिव नहीं है, तो हमारा आरएमएम हाईएस्ट लेवल पर चला जाता है। तो अब बताओ, लाल कोठी ने कहा तो इनवर्स रिलेशन के पीछे लॉजिक क्या है? इनवर्स रिलेशन के पीछे हमारा लॉजिक क्या चलता है? इनवर्स रिलेशन के पीछे हमारा लॉजिक क्या चलता है? हमारा एसे 200 के अंदर बताया गया ओवरऑल ऑब्जेक्टिव। हमारा ओवरऑल ऑब्जेक्टिव क्या होता है? टू ऑब्टेन रीजनेबल एश्योरेंस। मुझे एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं लेना होता लाल कोठी, हमारा ऑब्जेक्टिव है रीजनेबल एश्योरेंस को लेना, दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज ए होल आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिस स्टेटमेंट। और इस रीजनेबल एश्योरेंस के साथ हम अपने ऑडिट रिस्क को एक एप्रोप्रिएट लेवल के ऊपर मैनेज कर सकते हैं। तो इस लॉजिक के कारण हम इस काम को करते हैं। अब देखो, यदि कोई पर्सन अपने ऑडिट रिस्क को बिल्कुल ही लोअर रखना चाहे,
बिल्कुल ही लोअर रखना चाहे तो मुझे ये देखो और बताओ जरा, ये एक सिचुएशन है, इनहेरेंट रिस्क लो है, कंट्रोल रिस्क लो है। अब इसको समझिए, ऑर्गेनाइजेशन में इंटरनल कंट्रोल एग्जिस्ट करते हैं और ऑर्गेनाइजेशन में इंटरनल कंट्रोल इफेक्टिव भी हैं। क्या उस सिचुएशन में मैं अपने सैंपल साइज को इन जनरल डिक्रीज कर देता हूं या नहीं कर देता? बताओ। इन जनरल परचेज के कंट्रोल हैं, बहुत इफेक्टिव हैं। क्या मैं परचेज इनवॉइसेस की एग्जामिनेशन, उनकी वाउचिंग को कंपैरेटिवली रिड्यूस कर देता हूं या नहीं कर देता? कर देता हूं। क्या मुझे करनी चाहिए? बताओ, क्या मुझे करनी चाहिए? मैंने नेसेसरी एश्योरेंस इंटरनल कंट्रोल की एग्जामिनेशन से भी ले लिया, और जब हमने अपना नेसेसरी एश्योरेंस इंटरनल कंट्रोल की एग्जामिनेशन से भी ले लिया है, तो उस टाइम पर फिर लॉजिक एराइज होते हैं, क्या मुझे वाउचिंग करनी चाहिए? क्या मुझे वाउचिंग करनी चाहिए? मुझे एक रीजनेबल एश्योरेंस लेना है, और ये रीजनेबल एश्योरेंस मेरे को कैसे मिल सकता है? ये रीजनेबल एश्योरेंस मेरे को इंटरनल कंट्रोल की एग्जामिनेशन से भी मिल सकता है। हाउएवर, प्रॉब्लम क्या है हमारी? हमें जो अपनी रिपोर्टिंग करनी होती है वो इंटरनल कंट्रोल पर करनी होती है या फाइनेंशियल डाटा पर करनी होती है? बताओ जरा। हमें अपनी जो रिपोर्टिंग करनी होती है वो इंटरनल कंट्रोल पर करनी होती है या फाइनेंशियल डाटा पर करनी होती है? फाइनेंशियल डाटा के ऊपर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर, बुक्स ऑफ अकाउंट के ऊपर। रिजल्ट, रीजनेबल एश्योरेंस जो इंटरनल कंट्रोल की एग्जामिनेशन के ऊपर लिया गया है, अकाउंटिंग प्रॉपर तरीके से हो रही होगी, रीजन अकाउंटिंग डिपार्टमेंट नॉलेज एबल है, अपने काम को सिंसियरिटी के साथ करता है, रेगुलर बुक्स ऑफ अकाउंट अपडेट होती हैं, प्रॉपरली ऑथोराइज ट्रांजैक्शंस हैं, मैनेजमेंट रेगुलर बेसिस पर ट्रायल बनवाती है, उसको चेक करती है। तो दैट मीन्स इंटरनल कंट्रोल अपीयर्स टू बी एन इफेक्टिव वन। अकाउंटिंग सिस्टम, अकाउंटिंग डिपार्टमेंट, अकाउंटिंग प्रोसीजर्स का इंटरनल कंट्रोल स्ट्रॉन्ग है, इफेक्टिव है। क्वेश्चन अराइज, क्या जरूरत है फाइनेंशियल को चेक करने की? बट क्या फाइनेंशियल फिर भी चेक करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा? रिपोर्टिंग तो फाइनेंशियल की करनी है। यदि आपको दोनों में से एक प्रोसीजर छोड़ना हो, आपको दोनों में से एक प्रोसीजर छोड़ना हो, आप कौन सा छोड़ पाएंगे? एक तो करना ही करना पड़ेगा, दोनों में से एक छोड़ना हो तो किसको छोड़ पाओगे? इसको छोड़ सकते हो, इसको तो नहीं छोड़ सकते आप, इसको तो आपको करना ही करना पड़ेगा। टेस्ट ऑफ कंट्रोल को छोड़ा जा सकता है, एसएपी को आप कभी नहीं छोड़ सकते। सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स को, अरे खाली एसपी, सब्सटेंटिव प्रोसीजर, टीओडी प्लस एसएपी, इनको आप नहीं छोड़ सकते। ये अकाउंटिंग डाटा के प्रोसीजर्स हैं, और हमारी जो ओपिनियन है वो भी किसके ऊपर है? हमारी ओपिनियन भी किस पर है? अकाउंटिंग डाटा के ऊपर चलती है। तो नाउ अब देखो, यदि इनहेरेंट रिस्क बहुत लोअर है, कंट्रोल रिस्क बहुत लोअर है, इसका मतलब आरएमएम बहुत लोअर है, बहुत लोअर है, लोएस्ट पर पहुंच गया। ऐसे सिचुएशन में मैं अपने
जो सैंपल सेलेक्ट करता हूं अकाउंट्स के, उनका साइज हम बिल्कुल डाउन कर देते हैं, अकाउंट्स के सैंपल। और यदि आप अकाउंटिंग एग्जामिनेशन को कम कर रहे हैं, दैट मीन्स व्हाट, आपने अपने डिटेक्शन रिस्क को क्या कर लिया, आपने अपने डिटेक्शन रिस्क को एकदम से बढ़ा दिया। ओवरऑल रिस्क ये लोअर था, ये हायर था, वो एक एप्रोप्रिएट लेवल पर चला जाता है। लेकिन क्या जनरली हमें करना चाहिए ऐसा? क्या हमें डाउन करना चाहिए? नो। एडवाइजेबल क्या रहता है, एक एवरेज साइज, एवरेज साइज पर रखना चाहिए। तो इससे क्या होगा, जो हमारा डिटेक्शन रिस्क है वो एक एवरेज साइज पर आ जाएगा। और डिटेक्शन रिस्क एवरेज साइज पर है, आरएमएम बिल्कुल लोअर है, तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो पूरा ऑडिट रिस्क है, पूरा ऑडिट रिस्क एवरेज से नीचे होगा या नहीं होगा, बताएं। एवरेज से नीचे होगा या नहीं? एक रिस्क एवरेज पर है और एक एवरेज से नीचे है, एक एवरेज है, एक एवरेज से नीचे है, तो कंबाइंड रिस्क मिलकर लोअर लेवल पर आ जाएगा। क्या ये कोई मैथमेटिकल फिक्स नंबर होते हैं या अगेन इट इज ए सब्जेक्ट ऑफ प्रोफेशनल जजमेंट? क्या ये मैथमेटिकल फिक्स नंबर है या इट इज ए सब्जेक्ट ऑफ प्रोफेशनल जजमेंट? इट इज ए सब्जेक्ट ऑफ प्रोफेशनल जजमेंट। दिस इज नॉट ए मैथमेटिकल नंबर, ये आपकी जजमेंट पर है। और आप लोगों ने इसको ऑब्जर्व भी किया है अपने ऑफिस में, नहीं कि हम क्या चेक करते हैं, कितना चेक करते हैं, ये हमारी जजमेंट पर डिपेंड करता है पूरी तरह से, हम कितने रिस्क को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हैं। प्रैक्टिकली यदि मैं 100% अकाउंटिंग को चेक करूं, 100% अकाउंटिंग को चेक करूं, इग्नोरिंग इफेक्टिवनेस ऑफ कंट्रोल, क्या ये एक अच्छी अप्रोच रहेगी? इग्नोरिंग एग्जामिनेशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल, 100% चेकिंग टुवर्ड्स द अकाउंटिंग, क्या ये एक गुड अप्रोच कंसीडर की जा सकती है? इन माई ओपिनियन नो, इन माई ओपिनियन नो। हाउएवर देयर माइट बी सम चार्टर्ड अकाउंटेंट्स जो इस अप्रोच पर काम करते होंगे कि हम 100% अकाउंटिंग को चेक कर रहे हैं तो हम इंटरनल कंट्रोल को चेक नहीं करेंगे, बट दैट कैन नॉट बी कंसीडर्ड एज ए गुड अप्रोच। वी शुड यूज ए ब्लेंड ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोसीजर्स एक एप्रोप्रिएट ऑडिट रिस्क पर आने के लिए। वाशी कह रहे हैं वाई, क्या आप बिना कंसेप्चुअल नॉलेज के यदि सीधा क्वेश्चन करने बैठ जाओ, एग्जाम में तो क्वेश्चन ही आने हैं ना वाशी, एग्जाम में क्वेश्चन ही तो आने हैं, तो यदि आप न्यूमेरिकल पेपर के लिए सीधा न्यूमेरिकल सॉल्व करने बैठ जाओ और न्यूमेरिकल को रट्टे लगा लो कि हां ऐसे आएगा डाटा तो ऐसे करना है, वैसे आएगा डाटा तो वैसे करना है, बिना लॉजिक को समझे और कंसेप्ट को समझे आपने 100 न्यूमेरिकल कर लिए, 50 कर लिए, 200 कर लिए, क्या ये सही अप्रोच है? बताओ जरा, खुद बता दो। नहीं, बस फिर वही चीज है कि जो अकाउंटिंग होती है उसके पीछे हमारे सिस्टम्स चल रहे होते हैं या नहीं। आप अकाउंटिंग किसकी कर रहे हो? परचेज ट्रांजैक्शन की। आप अकाउंटिंग किसकी कर रहे हो? सेल ट्रांजैक्शन की। आप अकाउंटिंग किसकी कर रहे हो? एक्सपेंसेस की। आप अकाउंटिंग किसकी कर रहे हो? असेट लायबिलिटीज की। तो क्या उन्हीं असेट लायबिलिटीज के कंसेप्ट को, उनकी पॉलिसीज को समझना जरूरी है या नहीं है? आप एक चैप्टर के सारे न्यूमेरिकल कर लो, सारे के सारे न्यूमेरिकल, आप न्यूमेरिकल कवर अप कर लो बिना कंसेप्ट को समझे, देन
क्या एक नेसेसरी सेटिस्फेक्शन जो होनी चाहिए वो मिल सकती है क्या कभी? नहीं मिल पाएगी। बेस्ट अप्रोच क्या होती है? कंसेप्ट को समझिए, इंस्टेड ऑफ 100% न्यूमेरिकल कुछ न्यूमेरिकल कर लीजिए और कुछ छोड़ भी सकते हैं। क्या आप ऐसा करते हो या नहीं करते वाशी? क्या आप कंसेप्ट समझने के बाद कुछ न्यूमेरिकल्स को छोड़ भी देते हो, सिमिलर टाइप के न्यूमेरिकल्स को? सिमिलर टाइप के न्यूमेरिकल्स को उनको क्या बार बार चेक करना? एक ही तरह के न्यूमेरिकल्स को, एक ही तरह की ट्रांजैक्शंस को क्या बार बार चेक करना? तो बाकी इट इज ए सब्जेक्ट ऑफ जजमेंट। जरूरी नहीं है कि आप मेरी जो मैं आपको बता रहा हूं उससे सहमत हो, क्योंकि हर एक का अपनी एक अप्रोच होती है। तो यदि आपको लगता है कि हां 100% अकाउंटिंग चेक कर लें, दैट्स ओके, बट यदि आप इंटरनल कंट्रोल की एग्जामिनेशन के साथ इसको चेक करेंगे, इट विल बी कंसीडर्ड एज ए गुड वन। अच्छा, चलो इसके बाद अब बात आ जाती है कि जो हमारे ये इंटरनल कंट्रोल होते हैं, इंटरनल कंट्रोल को चेक करने के लिए उसके बारे में हमें जानकारी लेनी होती है, उसको रिव्यू करना है हमें। तो उसको रिव्यू करने के लिए जो इंफॉर्मेशन चाहिए, वो इंफॉर्मेशन मिलती कहां से है? कंपनी की किताबों से, कंपनी के रिकॉर्ड से, मैनेजमेंट से। तो उस इंफॉर्मेशन को गैदर करने के लिए, कलेक्ट करने के लिए हम 4 मेथड्स यूज करते हैं। नाम बताओ। अभी मैंने बता दिए थे तुम लोगों को बिल्कुल आईपीसीसी वाले 4 मेथड के नाम। इंक्वायरी, अरे नहीं अहमदनगर। इंटरनल कंट्रोल, आरएपी की बात नहीं कर रहा, आरएपी की बात नहीं कर रहा। तुम तो आरएपी की इंक्वायरी, इंस्पेक्शन, ऑब्जर्वेशन एंड एनालिटिकल प्रोसीजर लिखने लग गए। रायपुर आईसीक्यू, इंटरनल कंट्रोल क्वेश्चनियर 1। दूसरा गाजियाबाद नरेटिव रिकॉर्ड 2। नंबर 3 गाजियाबाद फ्लो चार्ट। नंबर 4 कोटा जनकपुरी चेकलिस्ट। चेकलिस्ट 4 मेथड्स होते हैं टू कलेक्ट द इंफॉर्मेशन विद रिस्पेक्ट टू द इंटरनल कंट्रोल। नरेटिव रिकॉर्ड्स, चेकलिस्ट, इंटरनल कंट्रोल क्वेश्चनियर एंड द फ्लो चार्ट, जो आप लोगों ने सब आईपीसीसी में पढ़ा हुआ है। तो मैं उनकी डिटेल में नहीं जा रहा। कोई क्वेश्चन भी ऐसा नहीं है कि बहुत बार पूछे जाते हैं। यहां पर एक फ्लो चार्ट का क्वेश्चन तो एक बार इन्होंने पूछा है। अच्छा, जब आपने टेस्ट ऑफ कंट्रोल परफॉर्म कर लिए, आपने ये सारा डाटा इवैल्यूएट कर लिया, आफ्टर इवैल्यूएटिंग द एंटायर डाटा, इफ यू फाइंड एनी डेफिशिएंसीज इन इंटरनल कंट्रोल, ये डेफिशिएंसीज इन इंटरनल कंट्रोल हम मैनेजमेंट को एंड टीसीडब्ल्यूजी को इन्फॉर्म कर देते हैं थ्रू ए लेटर दैट इज नोन एज द LOW, लेटर ऑफ वीकनेस, एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग 260 एंड 265। बट while issuing this letter of weakness, हम अपनी कुछ डिस्क्लेमर देते हैं, और वो डिस्क्लेमर किस तरीके का है? Our duty was not to express an opinion on the effectiveness of the internal control. ये जो deficiencies हमने find out की हैं, that is a part of our routine audit, और हमने internal control को examine किया है for the purpose of determining nature, timing and extent of our substantive procedure. Substantive procedures. तो इसमें अब जो चीजें आपको कवर अप करनी है, थ्योरेटिकली एग्जाम में पूछी जा सकती है, मैं वो टॉपिक आपको बुक में बता रहा हूं जो इंपॉर्टेंट है, जनरली एग्जाम में पूछे जाते हैं। आपकी बुक में एक ये टॉपिक है, पेज नंबर 3.1 पर, व्हाट आर द फैक्टर्स टू बी इवैल्यूएटेड टू असेस द इनहेरेंट रिस्क।
फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लेवल पर, एज वेल एज अकाउंट बैलेंस एंड क्लास ऑफ ट्रांजैक्शंस के लेवल पर। L1, L2 ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं। इनके ऊपर 2-3 बार शायद से क्वेश्चन आए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 2, you would like to consider the audit risk at financial statement level, उसके फैक्टर बताएं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल के फैक्टर, जैसे मैनेजमेंट ईमानदार नहीं है तो क्या रिस्क ज्यादा होगा? ऑब्वियसली। मैनेजमेंट हाईली एक्सपीरियंस्ड, रिस्क ज्यादा होगा? नो। मैनेजमेंट में नॉलेजेबल पर्सन है, ये मैनेजमेंट 6 सालों से कंटिन्यूअस चल रही है, रिस्क कम होंगे। मैनेजमेंट के ऊपर प्रेशर्स हैं प्रॉफिट को बढ़ाने के, टारगेट अचीव करने के, इन प्रेशर्स में अकाउंट्स में गड़बड़ हो सकती है या नहीं? इन प्रेशर्स में अकाउंट्स में गड़बड़ करा सकती है या नहीं मैनेजमेंट? बिल्कुल करा सकती है। एंटिटी का बिजनेस, यदि एंटिटी कैश बिजनेस की एक्टिविटी में एंगेज्ड है, चिट फंड एक्टिविटीज में एंगेज्ड है, फाइनेंसिंग बिजनेस की एक्टिविटीज में एंगेज्ड है, बैंकिंग बिजनेस में एंगेज्ड है, उसके अंदर रिस्क कंपैरेटिवली हायर या लोअर? An organization engaged in money transactions, risk higher side पर होंगे। Factors affecting the industry in which the entity operates, इंडस्ट्री कैश ट्रांजैक्शन पर चलती है और डीमोनेटाइजेशन हो जाती है। बताओ अपने टारगेट को पूरा करने के लिए बेचारे क्या करेंगे? इंडस्ट्री कैश पर चलती है। आज 8 नवंबर है, आज से 1 साल पहले क्लास ले रहा था इसी टाइम पर, और बाहर खबर आती है सर क्लास छोड़ दो। क्यों छोड़ दो? मोदी जी ने 500 रुपए और 1000 रुपए के नोट आज रात 12 बजे के बाद बंद कर दिए। टाइम भी वही है बिल्कुल। उस दिन फिर हमने क्लास 8:40 पर छोड़ दी थी लगभग, कि क्या हो गया ऐसा। तो वही चीज है कि यदि ऐसी कोई फैक्टर्स हैं जिससे हमारी इंडस्ट्री अफेक्ट हो सकती है, तो हमारे क्लाइंट का फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी अफेक्ट हो सकता है। आज 7 मिनट एक्स्ट्रा हो गए। हां, आज उसकी एनिवर्सरी है ना, आज थोड़ी जल्दी छोड़ेंगे। फिर इसी तरह से आपको अकाउंटिंग लेवल के ऊपर या ट्रांजैक्शन लेवल के ऊपर इन फैक्टर्स को लर्न करना है। एक तो आपको ये टॉपिक लर्न करने हैं, बाकी ये सारा रीडिंग के लिए है, ओनली रीडिंग। कंट्रोल रिस्क, डिटेक्शन रिस्क, इनके बीच में क्या रिलेशन है। वैसे मैंने आपको वो एक मैट्रिक्स बनवा दिया था रिलेशनशिप का, बट रिलेशनशिप फिर भी लर्न कर लेना। L3 रिलेशनशिप का पार्ट लर्न कर लेना। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जितनी डीप नॉलेज मैनेजमेंट को होगी, गड़बड़ होने के चांस बढ़ भी सकते हैं, कम भी हो सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन देयर इंटीग्रिटी। सहारनपुर मैनेजमेंट को नॉलेज बहुत अच्छी है और वो ईमानदार मैनेजमेंट है, रिस्क कम हो जाएगा। मैनेजमेंट की नॉलेज बहुत अच्छी है और वो बेईमान है, रिस्क बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। रिस्क बेस्ड ऑडिट क्या है? एक ऐसी अप्रोच जिसके अंदर हम ऑडिट रिस्क को एनालाइज करते हैं और जो हमारा रिसोर्स होता है
टाइम है, हमारा स्टाफ है, उसको हम मेनली उस एरिया में एंगेज करते हैं जो ज्यादा रिस्की होता है, जो ज्यादा रिस्की होता है। तो कुछ जगह पर रिस्क होते नहीं है, कुछ जगह पर रिस्क होते हैं। तो हमारी जो ऑडिट अप्रोच, जहां पर ऑडिट रिस्क को एनालाइज किया जाता है, मटेरियलिटी रिस्क के बेस पर डिटरमाइन की जाती है, प्रोग्राम ऐसा बनाया जाता है, हाईली रिस्की एरिया में हम अपने ज्यादा से ज्यादा रिसोर्सेज को एलोकेट करते हैं। ऐसी अप्रोच को क्या नाम दिया गया है? रिस्क बेस्ड ऑडिट। एन ऑडिट अप्रोच दैट एनालाइज द रिस्क, set materiality level on the basis of risk and allocate our larger part of resources to the risky area. Stages, सबसे पहला काम अंडरस्टैंडिंग लो, एनवायरमेंट की, बिजनेस ऑपरेशन की, परफॉर्मेंस की, इंफॉर्मेशन प्रोसेसेस की। नंबर 2, डिटर्मिनेशन ऑफ रेजिडुअल रिस्क। अब देखो ये वर्ड क्या है, रेजिडुअल रिस्क। रेजिडुअल रिस्क रिप्रेजेंट्स दोज एरियाज वेयर रिस्क्स आर देयर। कुछ एरियाज में हम सेटिस्फाइड हो जाते हैं इंटरनल कंट्रोल की इफेक्टिवनेस के साथ, कुछ एरिया में हम सेटिस्फाइड नहीं होते। इन्होंने वर्ड यूज किया रेजिडुअल। जहां पर इंटरनल कंट्रोल स्ट्रॉन्ग है वहां रिस्क है नहीं, जहां इंटरनल कंट्रोल वीक है वहां रिस्क होगा ही होगा। तो रेजिडुअल रिस्क मींस आइडेंटिफाइंग द एरिया वेयर इंटरनल कंट्रोल आइदर डज नॉट एग्जिस्ट और इफ एग्जिस्ट इज नॉट इफेक्टिव। सो ऑडिटर को मैनेजमेंट स्ट्रेटेजीज एंड कंट्रोल को असेस करना है टू डिटरमाइन कैसे कंट्रोल बना रखे हैं, इफेक्टिव है या नहीं। इफेक्टिव नहीं है दैट मींस हम नाम दे देंगे रेजिडुअल रिस्क। जहां रिस्क बचा हुआ है, जहां रिस्क खत्म नहीं हो रहा, और जहां पर रिस्क बच रहा है तो क्या मुझे उस रिस्क को कम करने के लिए अकाउंटिंग का सैंपल साइज बढ़ा देना चाहिए या नहीं? बोलो। जहां रिस्क बचा हुआ है उस रिस्क को लो लाने के लिए मुझे सैंपल का साइज बढ़ा देना चाहिए, बिल्कुल बढ़ाना चाहिए। मैनेज द रेजिडुअल रिस्क, इट रिक्वायर डिजाइन एंड एग्जीक्यूशन ऑफ ए रिस्क रिडक्शन अप्रोच टू ब्रिंग द रेजिडुअल ऑडिट रिस्क टू एन एक्सेप्टेबल लेवल। हमारे ज्यादा से ज्यादा रिसोर्सेस हाई ऑडिट रिस्क वाले एरिया में जाएंगे, और फिर जो आपने वीकनेस फाइंड आउट की है बता दो क्लाइंट को। वीकनेस इन इंटरनल कंट्रोल सिस्टम एंड डेफिशिएंसीज इन डिजाइन। यह क्वेश्चन May 16 में भी आया था और फिर May 17 में भी रिपीट हुआ था, लिखना रह गया। यह May 17 में भी 4 नंबर के लिए रिपीट हुआ था। इसके बाद आगे May 18 में बहुत चांस है, मैंने इसीलिए लिख दिया मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, आना ही चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है रिस्क बेस्ड ऑडिट। आंसर वाली बुक, बस अब मैंने जो 2 दिन ऑफ लिया है, 2 दिन मैंने आपकी रिकॉर्डिंग वाली क्लास लगाई है जमशेदपुर, वो इसीलिए लगाई है कि मैं वो बुक कंप्लीट करके प्रिंटिंग में भेज दूं, जल्दी से जल्दी बुक मिल जाएगी। वो कोशिश है मेरी 25 नवंबर तक वो मिल जाए आपको। अगला टॉपिक इंटरनल कंट्रोल, सेम एज आईपीसीसी, पूरा डिट्टो सेम, पूरा डिट्टो सेम। इसमें लर्निंग वाला पार्ट क्या क्या है? L1, कंट्रोल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द अकाउंटिंग कंट्रोल सिस्टम।
एक, बाकी ये लिमिटेशंस वगैरह, नरेटिव रिकॉर्ड, चेकलिस्ट, आईसीक्यू, फ्लो चार्ट, L2 फ्लो चार्ट का। L3 लेटर ऑफ वीकनेस, और एक लास्ट टॉपिक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, L4 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इंटरनल चेक का कंसीडरेशन।